नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑटोमेटिक वेपर जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे हम टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से ऑटोमेटिक वेपर जनरेशन के अंदर मेनली ये प्रॉब्लम्स जो है पार्टिसिपेट करती हैं, किस प्रकार से स्ट्रक्चर डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आपका वेपर जनरेशन का रोल क्या है, ऑटोमेटिकली वेपर जनरेशन का क्या रोल है ना, और कौन कौन सी वो दो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे मेनली जिनको सोल्व करने के लिए हम ऑटोमेटिक वेपर जनरेशन का यूज करते हैं। तो उन दोनों प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे और ऑटोमेटिक वेपर जनरेशन का बेसिक भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज ऑटोमेटिक वेपर जनरेशन। ऑटोमेटिक वेपर जनरेशन एक्चुअली होता क्या है ना। तो वेपर इंडक्शन जो हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी, वेपर इंडक्शन जो कि सुपरवाइज लर्निंग पे वर्क करता है, हैज टू मेन शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स जो दो इश्यूज हैं, ठीक है, उनको मेनली सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक वेपर जनरेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो वेपर इंडक्शन हमने पढ़ा था वहाँ पे कुछ इश्यूज है, माइनर इश्यूज, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, इट इज अनसूटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ साइट्स। ठीक है, यानी जो हमने वेपर इंडक्शन टेक्निक्स पढ़ी थी सुपरवाइज लर्निंग के अंडर में, जो वेपर इंडक्शन था, है ना, जिसको हमने लर्निंग एग्जांपल्स हैं, ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, हमने ट्रेन करके और हमने यूज किया था। मेनली उसके अंदर मेनली प्रॉब्लम्स क्या आती है। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ये मेनली लार्ज नंबर ऑफ साइट्स के लिए सूटेबल नहीं है ड्यू टू मैनुअल लेबलिंग एफर्ट। इस कारण से ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ साइट्स के लिए सूटेबल नहीं है। मैनुअल लेबलिंग हम यूज करते हैं इसके अंदर। तो मैनुअली एक एक को अगर हम लेबल करेंगे यहाँ पे है मैनुअली, तो यहाँ पे अगर लार्ज अमाउंट ऑफ साइट्स का कलेक्शन है तो बहुत ज्यादा टाइम जो है यहाँ पे कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी एक अच्छे सर्च इंजन के लिए या किसी भी एक अच्छे वेब माइनिंग एब्स्ट्रैक्शन टूल के लिए। ये सही नहीं है कि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करे। तो यहाँ पे वेपर इंडक्शन जो है वो फेल होता है। ठीक है, फर्स्ट इश्यू तो ये। सेकंड क्या है, वेपर मेंटेनेंस इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, वेपर मेंटेनेंस आपका जो है वो कॉस्टली है। द वेब इज ए डायनेमिक एनवायरमेंट। वेब डायनेमिक एनवायरमेंट है क्योंकि वेबसाइट्स पे डेटा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है ना। कंटिन्यूअसली डेटा अपडेट होता रहता है, डेटा अपडेशन चलता रहता है ना। कुछ नया डेटा ऐड होता है या कुछ नया पुराना डेटा हटा के उसकी जगह डेटा को रिप्लेस किया जाता है, जो भी है। ये पूरा का पूरा डायनेमिक सिस्टम है। साइट्स चेंज कॉन्स्टेंटली। ठीक है, साइट्स चेंज होती रहती है। सिंस rules learned by Vapor Indection system mainly use formatting tags. If a site changes its formatting templates, existing extraction rules of the site become invalid. देखो, जैसे हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स में कुछ हमने स्टडी किया था इस टाइप का कुछ, ये हमने सारे के सारे एग्जांपल्स रूल्स जो है वो हमने यहाँ पे स्टडी किए थे 1 by 1, D7 से D21 तक के। इट मीन्स ये रूल क्या कहता है। देखो, मेनली इसमें से अगर अपने किसी भी रूल को ले ले, जैसे मान लो इसको ले लेते हैं D5 को। ठीक है, यानी कि एक पैराग्राफ है या एक टेक्स्ट है, कोई भी एक डेटा पड़ा है, उसके अंदर कुछ इस प्रकार से है, ये एक डैश है, फिर कुछ डेटा है,
एंड देन कुछ इस प्रकार का सिनेरियो यहाँ पे आई है, ठीक है। और उसके बाद कोई डेटा है। एक्चुअली हम इस डेटा के लिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके एक रूल बना दिया हमने। क्या रूल बनाया कि पहले पंक्चुएशन मार्क होगा, फिर एक HTML टैग आई होगा, उसके बाद आपको जो डेटा मिलेगा एक्चुअली वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है ना। ये रूल किसने बनाया? वेपर इंडेक्सन ने बनाया, है ना। बट मान लो हमारी वेबसाइट तो डायनेमिक है, कंटिन्यूअसली चेंजेस परफॉर्म करती है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग जो है वेबसाइट की, जो वेबसाइट का एडमिन है उसने चेंज कर दी, ठीक है। और यहाँ पे इस पंक्चुएशन को हटा दिया और कुछ और यहाँ पे इस स्टेटमेंट को रिप्लेस कर दिया जिस स्टेटमेंट में पंक्चुएशन था, और यहाँ पे कोई नया स्टेटमेंट डाल दिया। तो क्या अब इस रूल के द्वारा इस पर्टिकुलर डेटा में से ये एक्सट्रैक्ट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे वेपर इंडेक्शन आपका फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इश्यू है। हम वहां पे जो हमारा रूल होगा वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। हमारा रूल क्या हो जाएगा? हमारा रूल इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि डेटा में चेंजेस परफॉर्म हो चुके हैं। फॉर्मेटिंग टेम्पलेट मान लो चेंज कर दिया किसी ने, यूजर ने या एडमिन या जिसने भी वेबसाइट जो मेंटेन करता है ना, तो हम फिर उस रूल को वैलिडेट नहीं कर सकते वहां, ठीक है। तो ये दो मेनली इश्यूज थे यहाँ पे। इसमें हम यूज करने वाले हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, है। वेपर इंडेक्शन में तो हमने सुपरवाइज्ड यूज किया था, और वेपर जनरेशन के अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं? हम यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग किस प्रकार से पॉसिबल होती है। ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स, यानी ये जो दो प्रॉब्लम है ना, इनकी वजह से ड्यू टू दीज प्रॉब्लम automatic extraction has been studied। और ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन और कुछ नहीं, मेनली क्या है? अनसुपरवाइज्ड सिस्टम है ना। हमने जब स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड डिस्कस किया था, वहां भी हमने ऐसा ही डिस्कस किया था कुछ, कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम लेबल डेटा यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करते हैं, है ना। और स्ट्रक्चर्ड डेटा के बेस पे हम एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं, देन मॉडल को हम ट्रेनिंग सैंपल्स के बेस पे ट्रेन करते हैं, और देन हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अनसुपरवाइज्ड में क्या? अनसुपरवाइज्ड में हमने क्लस्टरिंग पढ़ी थी, वहां पे कोई लेबलिंग नहीं है, किसी डेटा को मैनुअल लेबल नहीं किया गया है, डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, और उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम एक पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट के द्वारा या किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को सेंटर वैल्यू मान के, और हम रिलेटेड डेटा को हम वहाँ पे क्लस्टर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेनली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हम यूज करने वाले डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। Okay, next point. Automatic extraction is possible because data records in a website are usually encoded using a very small number of fixed templates। ये एक नया आइडिया है। मेनली अगर हम वेब पेजेस की बात करें, वेबसाइट्स की बात करें, तो लिमिटेड टेम्पलेट यूज किए जाते हैं, मे बी थाउजेंड्स और 10,000, इससे ज्यादा टेम्पलेट्स पॉसिबल नहीं है। 1000 मे बी पॉसिबल, 1000 टेम्पलेट्स आर सफिशिएंट, है ना। अगर हम वेबसाइट्स की बात करें तो ये टेम्पलेट्स जो है वो मेनली इतने, जैसे हम पीपीटीज की बात करते हैं तो पीपीटी हर एक पर्सन बनाता है तो अपने हिसाब से बनाता है,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। वो कोई दो पर्सन अगर डिफरेंट डिफरेंट पीपीटीज बनाएंगे तो मे बी दोनों की पीपीटीज कभी सेम नहीं होंगी, है ना। आप दुनिया भर के पीपीटीज आप डाउनलोड करके देखोगे, हर एक पीपीटी में कुछ आपको अलग मिलेगा, क्योंकि हर एक यूजर अपने हिसाब से पीपीटी को बनाता है, ठीक है। बट अगर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की अगर हम पीपीटीज टेम्पलेट्स देखें, लेआउट्स देखें, तो वहाँ पे फिक्स है, 12 से 15 टेम्पलेट्स फिक्स है, लेआउट फिक्स है, उसी में से हम मेनली पीपीटीज को बनाते हैं। तो अगर हम उन टेम्पलेट्स पे, उन लेआउट्स पे फोकस करें तो हम वहाँ पे कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। अगर हम पीपीटीज के व्यू को देखें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पर्सन की पीपीटीज डिफरेंट दिखेगी आपको। बट अगर उसके हम टेम्पलेट को पकड़े, उसको व्यू मेनली लेआउट को पकड़े, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है। सेम ऐसा ही यहाँ पे, तो टेम्पलेट्स जो है वो मेनली फिक्स होते हैं। It is possible to find these templates by mining repeated patterns, ठीक है। तो इन टेम्पलेट्स को मेनली फाइंड करना पॉसिबल हो सकता है ना। जो भी हम डेटा माइनिंग या वेब माइनिंग के अंदर जो पैटर्न सिस्टम हम यूज करते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, तो उसके द्वारा हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। टू डेटा एक्सट्रैक्शन प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे हम वन बाय वन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शंस, दोनों सेक्शंस जो है उनके अंदर एक प्रॉब्लम्स दी गई है। वी डिस्क्राइब द एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑन द वेब, ठीक है, जिसको हम नेस्टेड रिलेशन के रूप में डिफाइन करेंगे। एंड एचटीएमएल मार्कअप इनकोडिंग ऑफ द डेटा मॉडल रेस्पेक्टिवली। हम यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल यूज करने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा को लेकर वेब के ऊपर, ठीक है। और फिर उस मॉडल के अकॉर्डिंग हम HTML के द्वारा यहाँ पे इनकोडिंग परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो मेनली जो पर्टिकुलर पहले जो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा का जो आप मॉडल वहाँ पे मेनली वेब ऑन वेब के ऊपर डिफाइन करोगे, वो आपका यहाँ पे सीड की तरह वर्क करेगा। फिर उनसे रिलेटेड जो है वो उनकी ऑटोमेटिकली जो लेबलिंग है वो होती चली जाएगी। General problem of data extraction is to recover the hidden schema from the HTML markup encoding data. जनरल प्रॉब्लम जो है उसके अंदर तो मेनली हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन के लिए जो हिडन स्कीमा है उसको हम रिकवर करते हैं, और उसी स्कीमा के बेस पे हम लेबलिंग वहाँ पे करते हैं अनलेबल डेटा की। We studied two extraction problems which are rarely quite similar, ठीक है। तो उन दोनों प्रॉब्लम्स को हम वन बाय वन देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट, यहाँ पे देखो, एक्सट्रैक्शन गिवन ए और सिंगल लिस्ट पेज, ओके। सिंगल लिस्ट एक पेज है जिसके अंदर सिंगल लिस्ट अवेलेबल है। इस टाइप के पेजेस को हम किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करेंगे। इनपुट्स देखो क्या है इसके अंदर, ए सिंगल HTML string s which contain k non overlapping substrings, ठीक है। एक HTML string है s, ठीक है, HTML string है s, ठीक है। मान लो कोई टैग है, और उस स्ट्रिंग के
अंदर ये तो हो गई आपकी एस, उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ के सब स्ट्रिंग्स है, ठीक है, जिनको हम नाम दे देंगे S1, S2, Sk, ओके। देन हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो S1, S2, Sk with each Si encoding an instance of a set type, यानी प्रत्येक को यहाँ पे हम एक इंस्टेंस की तरह यहाँ पे इनकोड करेंगे। दैट इज ईच Si contains a collection Wi of Mi non-overlapping substrings encoding Mi instances of a tuple type, ठीक है। तो यहाँ पे देखो W और M दो फैक्टर्स हमारे पास और रहेंगे और इनकी वैल्यू जो है वो एक्चुअली 2 या 2 से ग्रेटर होगी, ठीक है। ये किसको डिफाइन करेंगे? नॉन ओवरलैपिंग सबस्ट्रिंग्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे को ओवरलैपिंग नहीं करती। यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आएगा, के टपल टाइप्स सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा की, है ना, एंड के कलेक्शन C1, C2, C3, Ck of instances of the tuple type such that for each collection Ci there is a HTML encoding function inc1 such that inci ciwi is a bijection। देखो यहाँ पे जो फंक्शंस है मेनली ये हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। बाइजेक्शन फंक्शन क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बिजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो इस टाइप के हम फंक्शंस जो है वो हम ग्रुप एंड फंक्शंस के टॉपिक में डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पे मेनली अपने को इतना ही समझना है कि कुछ के जो है वो आपके टपल्स होंगे। यहाँ पे मान लो ये सब स्ट्रिंग्स हैं, तो इनको यहाँ पे एज ए टपल्स यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है और इनके अंदर जो मेनली इनको जो रिप्रेजेंट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, W जो इनका वेटेज डिसाइड करते हैं और M, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो कि आपके किसी भी टपल्स को या किसी भी सब स्ट्रिंग को ये बताते हैं कि ओवरलैप है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन ओवरलैप जो आपकी सब स्ट्रिंग्स है वो मेनली डिफाइन की जा रही है WI विद वेटेजेस एंड MI, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फंक्शन क्या कह रहा है HTML इनकोडिंग का, कि जो HTML इनकोडिंग फंक्शन है INCI, ठीक है, वो मेनली किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा कि जो के कलेक्शन है, अब मान लो यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, ठीक है, यहाँ पे के है। प्रत्येक सब स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे के नंबर ऑफ कलेक्शंस को होल्ड करता है। तो यहाँ पे हमने C1, C2, C ये के जो है वो डिफाइन कर दिया। तो अगर किसी एक की हम बात करें तो Ci मेनली क्या है, उस सब स्ट्रिंग का वेटेज,
यानी उसके अंदर प्रॉपरली कितने कलेक्शंस हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कलेक्शंस हो के, तो हम यहाँ पे जो डब्ल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो आपकी प्रॉब्लम थी फर्स्ट वाली, उसको सोल्व कर लिया गया कि सिंगल जो मैंने लिस्ट वाला पेज है जिसमें ह्यूज नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे टेक्स्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस फंक्शन से उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लेबलिंग जो है वो डब्ल्यू प्रोवाइड करवा रहा है, सी और डब्ल्यू। प्रॉब्लम 2 देखो क्या है, सेकंड वाली प्रॉब्लम, ए कलेक्शन डब्ल्यू ऑफ के एस टी एम एल स्ट्रिंग्स। ठीक है, के एस टी एम एल स्ट्रिंग्स का एक कलेक्शन है डब्ल्यू, विच इनकोड के इंस्टेंसेस ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इनकोड कर रहा है के इंस्टेंसेस को। ठीक है, सेम टाइप के इंस्टेंसेस को ये मेनली इनकोड करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो मेनली प्रॉब्लम है वो मल्टीपल पेजेस के लिए, सिंगल पेज के लिए नहीं है, वो सिंगल पेज के लिए थी। तो इसका देखो आउटपुट किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा, ए टाइप डेल्टा एंड ए कलेक्शन सी ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ टाइप डेल्टा। ना इसको कई जगह हम सिग्मा भी बोलते हैं ना, इसको सिग्मा भी बोला जाता है, और डेटाबेस के अंदर इसको हम सिलेक्शन भी बोलते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, such that there is a HTML encoding INC such that INC C to W is a bijection। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो दोनों ही प्रॉब्लम के अंदर देखो सेम है, क्योंकि हमने पहले भी इस चीज को यहाँ पे डिस्कस किया था कि क्वाइट सिमिलरिटी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जो नंबर ऑफ कलेक्शंस है, जो नंबर ऑफ यूज नंबर ऑफ पेजेस है, उनके ऊपर अपने वन बाय वन इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे और लेबलिंग करेंगे। टेम्पलेट एज रेगुलर एक्सप्रेशन, ए रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी naturally used to model the HTML encoding version of a nested type। तो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन की हम बात करें तो देखो रेगुलर एक्सप्रेशन किस प्रकार से हेल्प करते हैं, नेचुरली यूज्ड, ओके, नेचुरली यूज्ड टू मॉडल ठीक है द HTML encoded version of a nested type। ठीक है, नेस्टेड टाइप का जो HTML इनकोडेड वर्जन होता है, नेस्टेड टाइप का मतलब टैग के अंदर जो टैग्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो नेस्टेड टाइप का ही होता है और मेनली HTML इनकोडेड होता है। जैसे हमने ये यूज किया एक पंचुएशन, उसके बाद एक टैग को फॉलो करो, तो ये भी मेनली नेस्टेड में काउंट होता है। Given an alphabet of symbol sigma and a special token hash text that is not in sigma ना, हाँ, नॉट इन सिग्मा। तो यहाँ पे हम एक अल्फाबेटिक सिंबल ले रहे हैं सिग्मा, और मेनली सिग्मा आपको पता है समेशन को डिफाइन करता है। जितनी भी टर्म हम यहाँ पे राइट करते हैं
उन सभी टर्म्स का ये एडिशन परफॉर्म करता है, ठीक है। ये सिग्मा की मेनली फंक्शनलिटी होती है। ए रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर सिग्मा इज ए स्ट्रिंग ओवर सिग्मा यूनियन हैश टेक्स्ट स्टार क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये बहुत सारे पंक्चुएशन दिए गए, पाइपलाइन एंड देन parenthesis defined as follows, ठीक है। इसको देखो हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। द एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे ये नल वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा यूनियन हैश टेक्स्ट आर रेगुलर, ठीक है। कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग के अंदर सभी के सभी या तो सिग्मा से रिलेटेड एलिमेंट हो और उसके अलावा जो वो हैश टेक्स्ट से रिलेटेड वहां पे आपके कैरेक्टर्स हो, इस टाइप की एक्सप्रेशन हमेशा क्या कहलाएगी, रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगी। इफ ए एंड बी आर रेगुलर देन ए बी ए ऑब्लिक बी एंड ए, ठीक है, आर रेगुलर एक्सप्रेशंस वेयर ए ऑब्लिक बी स्टैंड फॉर ए और बी एंड ए स्टैंड फॉर ए एप्सिलॉन, ठीक है। हम इसको ए एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, तीनों टर्म को अगर हम संयुक्त रूप से यहाँ से डिस्कस करें तो। अब देखो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है ना, एक साथ डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिग्मा जो है वो उसके अंदर मेनली हम टीएससी के अंदर भी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो सिग्मा मेनली उन सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है जो सिंबल वहां पे मशीन के अंदर इनपुट्स दिए जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ भी सिग्मा वही काम कर रहा है, यूनियन कर रहे हैं हम सिग्मा का किसके साथ, हैश टेक्स्ट के साथ। और हैश टेक्स्ट के अंदर इस टाइप के कोई भी टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल हो सकता है। तो यहाँ पे ए और बी की अगर रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात करें तो मे भी यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन है, ए बी ए ऑब्लिक बी एंड ए आर रेगुलर एक्सप्रेशन, ये तीनों ही रेगुलर एक्सप्रेशन है। ए भी रेगुलर है, ए ऑब्लिक बी का मतलब या तो ए या फिर बी, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन के रूप में रिप्रेजेंट की गई है। और ए और यहाँ पे आपके क्वेश्चन मार्क में स्टार, है ना। तो स्टार यहाँ पे मेनली ए के कॉम्बिनेशन जो है उसको मेनली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे तो हम सभी कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्लोजर यूज करते हैं, ठीक है, ए का क्लोजर, जिससे ए के सभी यहाँ पे वो जो आपके मेनली एक्सप्रेशंस है वो यहाँ पे हमें मिलते हैं। If A is regular expression, then A closure is regular expression where A closure stands for epsilon और A और AA, है ना। A अगर हमारी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, A के अंदर या तो एप्सिलॉन हो सकता है, ठीक है, तब ये रेगुलर होगा, ठीक है। ये हो सकता है और आपका ए हो सकता है,
और आपका ए हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से आपकी ये रेगुलर एक्सप्रेशन ए की जो है वो बन सकती है। ठीक है, अब इससे देखो बेनिफिट क्या है। अगर आपने केवल ए को लेबल कर दिया है तो आप ए को फाइंड कर सकते हो, ए को फाइंड कर सकते हो, ट्रिपल ए को फाइंड कर सकते हो, यानी ए से बनी हुई जितनी भी रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं आप सभी को फाइंड कर सकते हो। ऐसा मेनली डेटा एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। तो वेब पेजेस के अंदर जो मेनली रेगुलर एक्सप्रेशन का मेथड हम यूज करते हैं, तो वहां पे अगर आपने सिंगल लेबलिंग अगर यूज करते हैं तो वहां पे मल्टीपल पेजेस को आप वहां पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वी ऑल्सो यूज ए प्लस, है ना, हम ए प्लस सिंबल भी यूज करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम मेनली जो एप्सिलॉन है इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। एज ए शॉर्टकट फॉर ए स्टार which can be used to model the set type of list tuples indicate that A is optional। ठीक है, रिप्रेजेंट ए डिसजंक्शन। तो यहाँ पे प्लस जो है वो मेनली ऑप्शनल रिप्रेजेंट करता है कि ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ओके, इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसे बन सकती है, मे भी ऐसे 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 बन सकती है ना। ये आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर इसको डिस्कस करते हो। ठीक है, और मे भी ऐसे भी बन सकती है, यानी कितने भी नंबर ऑफ ए आ सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ बी आ सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन एंड एक्सट्रैक्शन। अब देखो रेगुलर एक्सप्रेशन की सहायता से हम एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस आर ऑफन एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट टेम्पलेट्स। तो ये मेनली टेम्पलेट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये अब हम देख सकते हैं कि ये वाली जो चीज है ये इन सभी कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये टेम्पलेट हो गया। इससे हम इन्फिनिटी कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं ए और बी के साथ। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सब हम केवल इसे एक टेम्पलेट से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्पलेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो मेनली रेगुलर एक्सप्रेशन के द्वारा एम्प्लॉय किया जा सकता है। देन हाउएवर टेम्पलेट्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रिंग और ट्री पैटर्न्स एज वी विल सी लेटर, है ना। टेम्पलेट्स को हम मेनली स्ट्रिंग और टी फॉर्मेट में पैटर्न्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे हम। ठीक है, एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे हम। गिवन ए रेगुलर एक्सप्रेशन a non-deterministic finite state automation can be converted and employed to match its occurrence in string sequences representing web pages। यानी जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है, गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है जो डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए दी गई हो। ठीक है, यहाँ पे ए नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, यानी एक एन डी एफ ई हम यूज करने वाले। कैन बी कंस्ट्रक्टेड बनाया जा सकता है एंड एम्प्लॉयड और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है टू मैच इट्स अक्रेंस इन स्ट्रिंग सीक्वेंस रिप्रेजेंटिंग
द वेब पेज। यानी एक पर्टिकुलर हम सीक्वेंस तैयार करेंगे एनडीएफए की सहायता से, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की सहायता से कंस्ट्रक्ट हम करेंगे इसको, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम जो भी वेब पेजेज है, ठीक है, उन वेब पेजेस के साथ इसको कंपेयर करेंगे, इसके पैटर्न को मैच करेंगे, ठीक है, और उस पैटर्न मैचिंग में जो भी हमारे मैच हो जाएंगे उनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जस्ट क्लस्टरिंग जैसा ही मेथड है। हम एक सेंट्रोइड वैल्यू लेंगे, वन बाय वन सबको मैच करेंगे, जो मैच होगी वो उसकी मेनली कैटेगरी के अंदर चली जाएगी। In this process, data items can be abstracted, which are text strings represented by hash text. इसके अंदर जो भी डेटा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो मेनली किस टाइप का होगा, टेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप का होगा, और वो हैश टेक्स्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।